आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 26 पढ़ेंगे। ये कहता है कि कोई ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि कुछ स्पेसिफिक लोगों ने दिए हैं, ठीक है, और उन्होंने किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में अगर दिए हों तो वो स्टेटमेंट्स क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट हो जाते हैं। अब वो कौन से लोग हैं और किन सर्कमस्टेंसेस में दिए गए वो हम आगे देखते हैं। Section 26 says a statement of relevant fact made by a person who is dead or who cannot be found or who became an incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without the unreasonable delay or the expenses is relevant under the following circumstances. तो किसी स्टेटमेंट को सेक्शन 26 के अंडर में रेलेवेंट होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा। पहला, वो स्टेटमेंट किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो और वो या तो रिटन हो या तो वर्बल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ कि वो स्टेटमेंट किसने दिया हो, ये कोई ऐसा पर्सन जो कि या तो डेड है या तो उसे खोजा नहीं जा सकता है, ठीक है, या तो अगर उसे कोर्ट ने बुलाया भी जाए तो भी अब वो इनकेपेबल है एविडेंस देने की, वो एविडेंस देने लायक ही नहीं है अब, ठीक है, या तो मतलब पागल हो चुका है या फिर उसे याद नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक। एंड हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, मतलब उसे अगर बहुत मेहनत करके बुला भी लिया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने स्टेटमेंट दिया हो और वो स्टेटमेंट किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में दिए हों वो हम नीचे अभी देखेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हो जाते हैं। अब वो सर्कमस्टेंसेज क्या है देखते हैं। ये सेक्शन एक एक्सेप्शन है टू द हियरसे एविडेंस, ठीक है, और इस सेक्शन के पीछे प्रिंसिपल ये होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज थी फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है, केस के फैक्ट के बारे में, बट क्योंकि अब उसकी डेथ हो चुकी है या फिर वो डिसेबल हो गया है तो इसलिए कोर्ट चाहती है कि उसकी जो नॉलेज है ना वो कोर्ट में आ जाए थ्रू सम अदर पर्सन, इसीलिए ये एविडेंसेस अलाउ किए जाते हैं और उन्हें कंसीडर किया जाता है एज अ बेस्ट एविडेंस, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि नेसेसिटी और कन्वीनियंस इसका एक अंडरलाइन ग्राउंड है। अब हम सेक्शन 26 का क्लॉज ए लेते हैं जो कि ये बताता है कि जब कोई पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है वो एक स्टेटमेंट बता रहा है, जिस स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो रिजल्ट करते हैं उसकी डेथ में, ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। कब रेलेवेंट होगा, जब उस पर्सन का जो डेथ है वो क्वेश्चन में हो किसी केस के। ये डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है सेक्शन 26 के क्लॉज बी पे आ जाते हैं जो कि ये कहता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगे जो कि किसी पर्सन ने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना मतलब बेसिकली अपने जॉब को या अपने कोर्स ऑफ बिजनेस को परफॉर्म करते हुए जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलेवेंट होंगे, ठीक है। अब अगर पर्टिकुलरली हम किसी में बात करें तो जैसे कि अगर उसने किसी तरह का एंट्री या मेमोरेंडम है वो प्रिपेयर किया था, उसको साइन किया है, या उसने किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को साइन किया था, या एक्नॉलेजमेंट है किसी तरीके का, रिसीट है, वो जो है, तो उस ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स जो है रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 26 क्लॉज बी में। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है वो हम देख लेते हैं सेक्शन 26 में, कि जहाँ पे एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ जो है क्वेश्चन में है कि वो कब पैदा हुआ था, ठीक है। तो जो जिस सर्जन ने उसकी मम्मी को अटेंड किया था उसकी एंट्री में ऐसा मेंशन होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे उसने जो है उसकी मम्मी को अटेंड किया था और जो है डिलीवर किया था सन उनको, ठीक है। तो वो जो डेट ऑफ बर्थ उस एंट्री में थी ना वो रेलिवेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दैट एंट्री वॉज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 26 क्लॉज सी पे। तो ये कहता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगे जो कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर है, ठीक है, मतलब जो पर्सन वो स्टेटमेंट को बोल रहा है ना वो उसके ही अगेंस्ट जो है जा रहे हैं, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 26 क्लॉज सी में, ठीक है। अब वो किस तरीके के अगेंस्ट हो सकते हैं, या तो पेक्यूनरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, या तो अगर वो स्टेटमेंट सच हो तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके खिलाफ किसी तरह का क्रिमिनल जो है प्रोसिक्यूशन हो जाए या फिर जो है सिविल सूट फाइल हो जाए, तो वो भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में ये क्वेश्चन है कि जो है क्या किराएदार ने जो है रेंट पे किया था ए को कि नहीं पे किया था, किसी उसका कोई लैंड होगा उसके लिए उसने उसको रेंट पे किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ए के पास एक लेटर रिसीव होता है जो कि उसके मरे हुए एजेंट से था कि मुझे जो है रेंट रिसीव हो गया है फॉर दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो जो है रेंट क्या हो जाएगा, अब ये जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ऑब्वियसली ए का एजेंट नहीं लिखा है, ठीक है, और अगर ये सामने आता है तो ये किसके अगेंस्ट जाएगा, इंटरेस्ट ए के ही अगेंस्ट जाएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है कहाँ रेलेवेंट हो जाएगा, सेक्शन 26 क्लॉज सी में, क्योंकि ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर है। अब हम 26 क्लॉज डी पे आ जाते हैं।
अब ये क्लॉज कह रहा है कि कोई ऐसा पब्लिक राइट है या कोई कस्टम है या कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस को लेके क्वेश्चन में, वो कंट्रोवर्सी में है वो मैटर, कि एक्चुअली में इस तरह का कोई राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या कोई कस्टम या कोई मैटर, ठीक है, जिसमें जनरल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। अब उस पर जो है किसी पर्सन ने कोई डिक्लेरेशन दी है, अब वो डिक्लेरेशन रेलिवेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है, उसके लिए दो कंडीशन है। पहला, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है वो जो है इस तरह की जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई है ना, उससे पहले ही वो स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। और दूसरा कि जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दिया है ना, उसके चांसेस हैं कि वो जो है क्या कहते हैं मैटर से अवेयर था, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी XYZ किसी ने भी स्टेटमेंट दे दिया तो वो रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 26 क्लॉज डी में, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि अगर किसी प्राइवेट राइट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया है तो वो जो है एडमिटेड नहीं होगा इस क्लॉज के अंडर। अब हम सेक्शन 26 क्लॉज ई एंड एफ दोनों ही देख लेते हैं, दोनों थोड़े बहुत कनेक्टेड भी है बट थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ठीक है। तो हम पहले ई को देख लेते हैं। अब ये क्लॉज में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है क्वेश्चन में, ठीक है, कि क्या दो लोगों के बीच में जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिखा रहा है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दो लोग जो कि या फिर अब वो रिलेशनशिप किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो बाई ब्लड हो, चाहे मैरिज हो, या फिर बाई अडॉप्शन हो, ठीक है। तो क्या वो दो लोग जो है उससे कनेक्टेड हैं या नहीं है। अब किसी पर्सन ने मान लीजिए उस रिलेशनशिप पे कोई डिक्लेरेशन दिया है, कोई स्टेटमेंट दी है कि हाँ ये लोग ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, या फिर नहीं वो उसका बेटा ही है, ठीक है। अब इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट होने के लिए दो कंडीशन की फुलफिलमेंट जरूरी है। पहला, कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है ऑब्वियसली उसके पास एक स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पता चला कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं या नहीं है, ठीक है। अब ये कोई भी आके नहीं बता सकता ना, उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई उनके पड़ोसी हो जो उनको जानता है काफ़ी अच्छे से, तो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज उनके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि ये जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि हाँ ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कि तब दी गई हो जब वो कोई डिस्प्यूट अराइज ही ना हुआ हो। डिस्प्यूट अराइज होने के बाद इसलिए रेलिवेंट नहीं हो सकता क्योंकि मे भी वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी देख सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का साइड ले सकते हैं। तो जो बिफोर द डिस्प्यूट होगा तो ऑब्वियसली वो अनबायस्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए वो स्टेटमेंट हमेशा जो है बिफोर द डिस्प्यूट दिया गया होना चाहिए वो डिक्लेरेशन, तब वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगा। क्लॉज एफ भी सेम बात कहता है, यहाँ पे भी जो है हम एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है क्वेश्चन में है। फ़र्क बस इतना है कि ये दो लोग जिनके बीच में जो रिलेशनशिप जो क्वेश्चन में है वो दोनों ही लोग क्या हैं, डिसीज्ड हैं, मर चुके हैं, ठीक है, वो लिविंग नहीं है। बट क्लॉज 5 में सॉरी क्लॉज ई में जो है क्या था कि वो लिविंग या डेड दोनों ही हो सकते थे, बट इसमें क्या है दोनों लोग डेड है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से, जो उनके रिलेशनशिप के बारे में जो डिक्लेरेशन आ रही है वो स्टेटमेंट कहाँ दी गई है, या तो किसी जो है फैमिली पोर्ट्रेट में थी या उनके किसी डीड या जो फैमिली पेडिग्री होती है उसमें उसमें वो स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके का कॉन्क्रीट प्रूफ है, ठीक है, रिटन है फॉर्म में है, ये ज़रूरी है। और ये जो स्टेटमेंट था वो क्या हो, ऑब्वियसली डिस्प्यूट से पहले दिया गया हो, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट हो जाएगा क्लॉज एफ में। अब हम सेक्शन 26 क्लॉज जी पे आ जाते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कोई ऐसा सीरीज ऑफ एक्ट है जिसमें कि कोई राइट या कस्टम जो है क्या हुआ, क्रिएट हुआ है, या फिर क्लेम हुआ, या फिर मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, या फिर उस राइट को डिनाई किया गया या उस कस्टम को डिनाई किया गया, तो उससे रिलेटेड उस ट्रांजैक्शन पे जो है कोई स्टेटमेंट दी गई है किसी डीड में या किसी विल में या किसी अलग तरह के डॉक्यूमेंट में, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइट वर्ड यूज़ हुआ है तो यहाँ पे पब्लिक और जो है क्या कहते हैं प्राइवेट राइट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। आपको क्लॉज डी से कंफ्यूज नहीं होना है। क्लॉज डी में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम्स मैटर की बात की गई थी, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात की गई है। अब हम सेक्शन 26 क्लॉज एच पे आ जाते हैं जो कि लास्ट क्लॉज है। ये कह रहा है कि कोई ऐसा मैटर है जो कि क्वेश्चन में, ठीक है, मैटर इन इशू है, ठीक है, और उस पर जो है बहुत सारे लोग जो है नंबर ऑफ पीपल मतलब मोर देन वन होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या कई सारे लोग जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उस मैटर पे, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट है जो कि उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था, जो उनकी फीलिंग दिखा रहा था, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि बी ने एक पेंटिंग बनाई है, ठीक है, जिसके लिए और उसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो काफ़ी डेरोगेटरी टाइप का पेंटिंग है, उसमें जो है जो कैरेक्टर वो डेरोगेटरी है, ठीक। अब ए जो है उसके खिलाफ सूट फाइल करता है कि ये जो पेंटिंग है ये मुझे पॉइंट आउट कर रही है और मेरा डिफॉर्मेशन इससे हो रहा है, ठीक है, लाइबलस है ये। तो अब इसमें जो है क्या कहते हैं जो क्राउड है, जो स्पेक्टेटर्स है, जो उनको क्या कहते हैं उस पेंटिंग को देखकर जो कमेंट कर रहे होंगे और वो जिसकी तरफ समझ रहे होंगे ना, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर एक रीजनेबल पर्सन जो है ये समझ रहा है उस पेंटिंग से कि हाँ इसमें तो ए को ही दिखाया गया है, तो एक तरीके से कोर्ट ये समझेगी कि हाँ
एक का ही डिफर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउड का जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाता है। अब हम सेक्शन 27 पे आ जाते हैं, जो कि रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस इन द प्रायर जुडिशियल प्रोसीडिंग से डील करता है। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई विटनेस है, ठीक है, उसने कोई एविडेंस दिया है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर किसी जो है ऑथराइज पर्सन के सामने, ठीक है। अब उसको किसी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो है बुलाना है, जो है वही एविडेंस देने के लिए। तो वो जो विटनेस क्या है, पर अब उसकी डेथ हो चुकी है, या तो वो मिल नहीं रहा है, या तो वो अगर मिल गया है तो वो जो है अब एविडेंस देने के लायक ही नहीं है। तब क्या होगा? ऐसे में जो एविडेंस उसने जो है प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी थी ना, उसको यूज़ किया जा सकता है सब्सिक्वेंट वाले में। अब तो जो प्रेजेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसमें उसको यूज़ कर लिया जाएगा, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि जो प्रोसीडिंग है ना, दोनों ही, जो प्रायर जुडिशियल प्रोसीडिंग थी, जो प्रीवियस थी, और जो सब्सिक्वेंट है, वो दोनों के दोनों सेम पार्टीज़ के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो जो प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग थी ना, उसमें जब उस विटनेस को बुलाया गया था एविडेंस देने के लिए, तो जो एडवर्स पार्टी थी उसको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिला हो, अपॉर्चुनिटी मिली हो, ठीक है। अगर वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो वो स्टेटमेंट जो है सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड, जो मैटर इन इशू है वो सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, जो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें भी और प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो।